स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली की मुलाकात की। अपने 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरे के आखिरी दिन अमित शाह ने बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली से मुलाकात की। ये मुलाकात सौरभ गांगुली के आवास पर हुई। इस दौरान शाह और गांगुली ने साथ में खाना भी खाया। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार और स्वपन दास गुप्ता समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे। इससे पहले सौरभ गांगुली ने कहा कि यह मुलाकात राजनीतिक नहीं है। वो अमित शाह को 1 दशक से अधिक समय से जानते हैं और कई बार मिल चुके हैं। अब बात एक ऐसे ट्वीट की जिसकी वजह से 3 राज्यों में टसल तेज हो गई है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की, जिन्हें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किए गए विवादास्पद ट्वीट को लेकर पंजाब पुलिस गिरफ्तार करने तो आई, लेकिन पंजाब ले जा नहीं पाई। गिरफ्तारी से वापसी तक हंगामा ही हंगामा। तो चैलेंज है मेरा कि अभी पार्टी शुरू हुई है। अब तजेंदर था, अब तजेंदर का बाप भी आएगा। कुरुक्षेत्र में 3 राज्यों के पुलिस का ड्रामा। और आज हमने 5 नोटिस करवा दिए थे। आज हमने 6वीं बार हमको आगे अरेस्ट किया लीगली। थाने में इंटीमेशन देने की कोशिश की थी, थाने ने इंटीमेशन नहीं ली। हमने फिर भी मैसेज एसएचओ को कर दिया। ट्वीट पर पंजाब टाइट जारी है सियासी फाइट। अरविंद केजरीवाल जी की तानाशाही है, दादागिरी है और बार बार कहते हैं कि दिल्ली को पुलिस दे दे। तो क्या पुलिस देने के बाद इस प्रकार का काम करेंगे? जब बंदर के हाथ में उस्तरा मिल जाता तो ऐसा ही होता है। बग्गा पर बवंडर क्यों? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतना हंगामा क्यों बरपा है? आप दफ्तर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने क्यों है? इन सभी सवालों से पहले शुक्रवार को दिल्ली से शुरू हुई सियासी कुश्ती को क्रम से समझिए। दिन शुक्रवार, वक्त सुबह करीब 8:30 बजे, जगह जनकपुरी, दिल्ली। यहीं से शुरू हुई सियासी कुश्ती, जिसके मोहरे बने पंजाब पुलिस के अधिकारी और शिकार बने दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, जिन्हें पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया। मेरा बच्चा चिल्लाता रहा। मेरे बच्चे ने कहा मेरे को सर पे कपड़ा कम से कम बांध लेने दो। उन्होंने उसका मौका नहीं दिया। पंजाब पुलिस बग्गा को दिल्ली से मोहाली लेकर निकली, लेकिन खेल बिगड़ गया हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, जहां बग्गा को ले जा रही गाड़ी पर हरियाणा पुलिस ने ब्रेक लगा दी। सवाल है, ऐसा क्यों? दरअसल इसके पीछे है एक केस जो की गई दिल्ली में और असर हुआ कुरुक्षेत्र के पीपली में। पंजाब पुलिस पर आरोप लगा कि वो बग्गा का अपहरण कर ले जा रही है। पंजाब पुलिस पर आईपीसी की धारा 452, 365, 342, 392, 295/34 के तहत मामला दर्ज हुआ, जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने तेजिंदर सिंह बग्गा को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। हमारे पास दिल्ली की इंफॉर्मेशन है। हमारा काम ये था कि दिल्ली पुलिस को हम हैंडओवर करेंगे। हरियाणा में पंजाब पुलिस की गाड़ी में इधर ब्रेक लगी, उधर पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी और बग्गा को दिल्ली जाने से रोकने की मांग की। हालांकि हाई कोर्ट ने यह मांग ठुकरा दी। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा पुलिस को निर्देश देकर कहा है कि अगले 24 घंटे में एक एफिडेविट कोर्ट में दाखिल करें और बताएं कि किस हालत में उन्हें पंजाब पुलिस की टीम को कुरुक्षेत्र के पास रोकना पड़ा था। मामले की अगली सुनवाई अब शनिवार को होगी,
लेकिन उससे पहले सियासत चरम पर है, क्योंकि पुलिस आ गई है। पंजाब राज्य चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के हाथों में, तो इसका मतलब ये है कि उसका दुरुपयोग करेंगे। तेजिंदर बग्गा को बचाने के लिए दिल्ली पुलिस क्यों सामने आ रही है? तेजिंदर बग्गा को बचाने के लिए हरियाणा पुलिस क्यों सामने आ रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी करने वालों को बचाती ही बचाती है। चलिए अब पूरी लड़ाई की वजह जान लीजिए। बग्गा ने केजरीवाल के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट किया, जब 100 मरे होंगे तब जाकर कहीं एक अरविंद केजरीवाल पैदा होता होगा। बग्गा के इसी ट्वीट से मुसीबत बढ़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। हिंसा का शिकार जोधपुर अब शांति की ओर लौट रहा है। हालांकि एहतियातन कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील के साथ 8 मई तक बढ़ाया गया है। वहीं हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई भी जारी है। शांति की राह पर सूर्य नगरी। हिंसा के शिकार शहर में अमन की पहल। पूरे देश के लिए। और अगर कोई रूमर होता है, अगर कोई लोग अफवाह फैलाते हैं, उस पर विश्वास ना करें। कोई भी बात हो, आप जो नियरेस्ट आपके पुलिस के या प्रशासन के अधिकारी हैं उनसे आप पूछ लें, बट किसी भी अफवाह पे विश्वास ना करें। प्रशासन की सख्ती, सियासत का खेल। राजस्थान की इमेज एक शांतिपूर्ण प्रदेश की थी, उसको एकदम अपराधों की राजधानी में बदल दिया, उसमें दंगों की राजधानी में बदल दिया। 2 मई की रात और 3 मई की सुबह को जोधपुर ने जो कुछ झेला, उस पर भले ही सियासत जारी हो, लेकिन इस हिंसा ने सभी को सीख दी है। सख्ती से हालात की मॉनिटरिंग की जा रही है, तो हालात नियंत्रण में होने के बाद आम लोगों को कुछ वक्त की छूट दी गई है। शांति से सभी सब्जी लेके गए हैं। एक साथ आने से सब्जी कोई ले जाना, किसी के हिसाब किताब में गड़बड़ होना, साथ में अपना सामान लेके रवाना हो जाना, पैसा नहीं देना, ऐसा होता है, परंतु एक भी इंसिडेंट ऐसी नहीं पाई गई। हिंसा के शिकार शहर में जब कर्फ्यू में 2 घंटे की छूट मिली, तो लोग बाग न सिर्फ जरूरत के सामान खरीदते दिखे, बल्कि प्रशासन की तारीफ में कोई कमी नहीं छोड़ी। जबकि चंद दिन पहले हर किसी के पास प्रशासन को लेकर शिकायत थी। सामान मिला, किसी को परेशानी नहीं होगी। सामान मार्केट के अंदर सामान आपको सबको मिल रहा है, सबको बराबर सामान लेके जाने की टेंशन को परेशानी। करौली और अलवर के बाद जब जोधपुर भी हिंसा में झुलसा, तो सीएम ने दोषियों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए, जिसके बाद मंत्री स्तरीय कमेटी जोधपुर को पटरी पर लाने की कोशिश में जुट गई है। 2 घंटे के लिए जब कर्फ्यू खुला, बिल्कुल पीसफुल था, उसमें कोई भी अव्यवस्था नहीं हुई, कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, और कोई भी इसमें वायलेंस कोई कुछ नहीं हुआ। शांति बहाली के साथ ही प्रशासन हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेता दिखा, जिसका असर हिंसा प्रभावित शहर पर दिख रहा है। 211 लोगों का अरेस्ट हुआ था, उसमें कुछ 151 में हुए हैं, कुछ केसेस में हुए हैं, और कुछ लोगों को बेल भी हुई है। उसमें लगभग 22-23 केसेस मुकदमे दर्ज हुए हैं, और उस पर कार्रवाई चल रही है। प्रशासन ने जल्द कार्रवाई की, लेकिन सीएम के गृह नगर के कारण विपक्ष को हमला करने का मौका मिल गया। साफ तौर पर सरकार की इंटेलिजेंस की कमजोरी, मुख्यमंत्री की अपीजमेंट की पॉलिसी, उसके कारण ये सारी चीजें हुई है। इसलिए उनको लगता है कि ये दंगा तो नहीं कह सकते, क्योंकि दंगे में तो 2 पक्ष होते हैं, यहाँ तो केवल बलवा इसको कह सकते हैं। और उससे यदि मुख्यमंत्री इनकार करते हैं, तो मुझे लगता है कि गृह मंत्री के नाते वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ये तो हुई सियासत की बात, लेकिन शांति की पहल में भी शहर पीछे नहीं है, और हर कोई इसके लिए कोशिश कर रहा है। मेरी दरख्वास्त है कि जल्दी कोशिश फरमा कर आपस में मेल मोहब्बत के जज्बे को आगे बढ़ाकर, जैसे 2 दिन में हमने अमन का माहौल बनाया है, इसको कोशिश करके सच्चे दिल से मुकम्मल तौर पर इसको अमन के सांचे में ढालें। 2 मई की रात को क्या कुछ हुआ, इसकी जांच जारी है, लेकिन उस चंद घंटे की घटना ने सूर्य नगरी की अमन चैन वाली छवि को चोट तो पहुंचाई ही है। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि देसी और विदेशी पर्यटकों के दिल में बसने वाला शहर फिर से अपने रंग में दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क, जोधपुर।
कभी सुना है किसी थानाधिकारी को अपने ही थाने में खुद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश मिला हो? नहीं तो देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान, जल्द ये खबर आप तक पहुंचाएंगे। सरकारों के बनने बिगड़ने में जिन मुद्दों की अहम भूमिका होती है उनमें भ्रष्टाचार भी बड़ा मुद्दा होता है। दल कोई भी हो, भ्रष्टाचार खत्म करने के बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन सत्ता मिलते ही सभी वादे भ्रष्टाचार के दलदल में समा जाते हैं। पुलिस से लेकर तमाम जांच एजेंसियां सरकार के हाथों की कठपुतली बन जाती है। कोटा में भी एसीबी की कार्रवाई के बाद फंसे पेच ने भ्रष्टाचार मिटाने के सरकार के संकल्प पर सवाल खड़े कर दिए हैं। केंद्र और राज्य सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, लेकिन सरकार के इस संकल्प में जो बड़ी बाधा बनकर सामने आ रहा है वो एक सरकारी कानून ही है। कोटा में पीडब्ल्यूडी विभाग का एक मामला भी इस बात की ही पुष्टि कर रहा है। कोटा में पीडब्ल्यूडी विभाग के एक ठेकेदार ने कर्मचारियों से साठगांठ कर फर्जी बिल लगाया और उसे भुगतान हो गया। इस मामले में एक दूसरे ठेकेदार ने एसीबी में परिवाद लगाया, जिसमें उसने ठेकेदार और सरकारी कर्मचारियों पर सरकार को करोड़ों का चूना लगाने का आरोप लगाया। फरियादी ने इस मामले की जानकारी पीडब्ल्यूडी के प्रमुख शासन सचिव को भी दी और अमित कंस्ट्रक्शन कंपनी पर कोटा संभाग में ही 100 करोड़ से ज्यादा राशि के घोटाले का आरोप लगाया, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद उसने कोर्ट की शरण ली और पूरे प्रकरण को लेकर एसीबी कोर्ट में इस्तगासा पेश किया। कोर्ट ने एसीबी को सभी बिंदुओं की जांच कर 2 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए, लेकिन एसीबी ने रिपोर्ट 4 महीने बाद पेश की और पहली नजर में अमित कंस्ट्रक्शन पर लगे आरोपों को सही मानते हुए कार्रवाई की सिफारिश की। एसीबी ने भ्रष्टाचार अधिनियम 17A CP का हवाला देते हुए कहा कि बिना अनुमति के आरोपी सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जांच के लिए दस्तावेज पाना संभव नहीं है। एसीबी ने संबंधित विभाग से अभियोजन के लिए स्वीकृति मांगी, लेकिन स्वीकृति नहीं मिली, लिहाजा जांच जहां की तहां है। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि यह 100% फर्जी है, तो मैंने दावा किया, शिकायत करी 29/6/2018 को पीडब्ल्यूडी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास। मैं साहब मैं इसके लिए खुद मतलब शिकायत कर रहा हूं और आप करवाइए, मैं उजागर करवा के छोड़ूंगा। उसने चीफ इंजीनियर को मेरे सामने फ़ोन किया और शाम को बंदर बाट हो गई, कोई शिकायत नहीं। फिर मैं मुख्यमंत्री से मिला, चीफ सेक्रेटरी से मिला, 10 बार मिल लिया, जन सुनवाई में मिल लिया मुख्यमंत्री से। मेरे पास 5-5 लेटर पड़े हैं मुख्यमंत्री जी के, कहा आपकी शिकायत हमने वहाँ भेज दी, वहाँ से यहाँ नीचे आ जाती है और कुछ नहीं। जब यह मामला सामने आया तो सियासत शुरू हो गई। रामगंज मंडी से बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने विधानसभा में सवाल भी लगा दिया, जिसका जवाब अभी तक नहीं आया है। विधायक मदन दिलावर का आरोप है कि संभाग में कई ठेकों में संबंधित फर्म ने भ्रष्टाचार किए हैं, लेकिन सरकार भ्रष्टाचार अधिनियम 17A CP का दुरुपयोग करते हुए पीडब्ल्यूडी के भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दे रही है। भ्रष्टाचार के संबंध में जो राजस्थान सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठ है। इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि छोटी छोटी मछलियों को पकड़ रहे हैं, बड़े बड़े मगरमच्छों को बचा रहे हैं। कांग्रेस से सांगोद विधायक भरत सिंह भी ये मानते हैं कि प्रदेश में भ्रष्टाचार फल फूल रहा है, लेकिन उनका कहना है कि जिस भ्रष्टाचार अधिनियम 17A CP के तहत भ्रष्ट अधिकारियों को बचाया जा रहा है, वो नियम 2018 में केंद्र सरकार लाई थी। कानून लाके संशोधन करें और उसमें यह करें कि जैसे ही आदमी भ्रष्टाचार में इस तरह का पकड़ा जाता है, उसको तत्काल नौकरी से बर्खास्त कर दें। बर्खास्त शब्द ये कर रहा हूँ, निलंबन नहीं कर रहा, बर्खास्त कर दें। वो अदालत में लड़के अपनी इनोसेंस बताए प्रमाणित होने के बाद, तो सुधार होएगा, पर ऐसा कोई करेगा नहीं। जितना भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया जाता है, उतने ही मजबूती से वो लोग बाग जो शासन में होता है उसका साथ देते हैं। दरअसल 17A CP वो कानून है जो ये निश्चित करता है कि आरोपी लोक सेवक के खिलाफ जांच से पहले सरकार की अनुमति लेनी जरूरी है। जाहिर है अनुमति के घनचक्कर में जांच खो जाती है।
तो क्या एसीबी और अन्य जांच एजेंसियां सरकार के हाथों की कठपुतली मात्र हैं और ऐसे मामलों में जांच के लिए पूरी तरह सरकारी आदेशों पर निर्भर हैं? बात छोटी लेकिन बड़ी मोटी है। इतनी ईमानदारी तो बची नहीं है कि जिस विभाग के अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा वो विभाग ही अधिकारी के खिलाफ जांच की अनुमति देगा। बस इसका फायदा सरकारी कर्मचारी अधिकारी जमकर उठा रहे हैं। इसमें यदि अपराध कारित होना पाया जाता है और एसीबी के और हाथ सेक्शन 17A से बंधे हुए हैं तो जनरल थाने पर एसीबी को चाहिए कि उसमें जनरल थाने पर उसमें रिपोर्ट दर्ज करवाए। एसीबी को खुद को भ्रष्टाचार मिटाने के लिए एजेंसी बनाई गई है। दरअसल ईमानदार सरकारी कर्मचारियों को फिजूल की परेशानी से बचाने के लिए केंद्र सरकार 17A CP कानून लेकर आई थी, लेकिन अब उसकी आड़ में भ्रष्ट अधिकारियों की पौ 12 हो गई है। ऊपर से नेताओं का संरक्षण, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात तो बेमानी ही लगती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सरकार कोई ऐसा रास्ता निकाल पाएगी जिससे ईमानदार अधिकारियों पर आंच भी न आए और भ्रष्टाचारी भी न बच पाएं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से योगेश त्यागी की रिपोर्ट। रुकते हैं ब्रेक के लिए। कभी सुना है किसी थानाधिकारी को अपने ही थाने में खुद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश मिलाओ? नहीं सुना, लेकिन यह हुआ है। राजधानी जयपुर के लोअर कोर्ट ने शहर के एक थानाधिकारी को उसी के ही थाने में खुद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए, साथ ही जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा। यह मामला शहर के मानसरोवर थाने से जुड़ा है, जहां पोस्टेड SHO दिलीप सोनी को अब अपने समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना है। यह आदेश जयपुर महानगर प्रथम की अदालत ACMM 8 ने परिवादी कुश जांगीड़ के परिवार पर दिया है। मानसरोवर में एक भूखंड से जुड़ा ये मामला है। आरोप है परिवादी ने इसे अपने भाई के नाम खरीदा था और इस जमीन पर निर्माण करवाकर परिवार के साथ रह भी रहा था, लेकिन मुकेश कुमार और अन्य लोगों ने मानसरोवर थानाधिकारी के साथ मिलकर परिवादी के मकान के फर्जी कागजात तैयार करवाए। परिवादी पर मकान हड़पने का मुकदमा थाने में दर्ज करवाया। इन सब प्रकरणों में थानाधिकारी मानसरोवर अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोगों को डराना, धमकाना, उनके खिलाफ फर्जी झूठे प्रकरण दर्ज करना, इस प्रकार के कृत्य थानाधिकारी मानसरोवर द्वारा लगातार किए जा रहे हैं और एक बड़े भूमाफिया गिरोह का संचालन मुकेश अग्रवाल एवं स्वयं थानाधिकारी मानसरोवर लगातार कर रहे हैं, जिससे पीड़ित होकर परिवादी कुश कुमार द्वारा मान्य। बड़ी खबर है, कोटा और जयपुर नारकोटिक्स ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। नारकोटिक्स ब्यूरो ने 1 करोड़ का डोडा चूरा पकड़ा है। डोडा चूरा के साथ एक आरोपी भी गिरफ्तार किया गया है। ट्रक चालक पंजाब निवासी सरबजीत गिरफ्तार हुआ है। ट्रक में भरकर 3976 किलो डोडा चूरा ले जाया जा रहा था। जयपुर दिल्ली NH 48 के 200 फीट चौराहे पर यह कार्रवाई की गई। अवैध मादक पदार्थ की यह बड़ी खेप मध्य प्रदेश के आगर बड़ौद क्षेत्र के कई तस्करों द्वारा पंजाब भिजवाई जा रही थी। अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। फिलहाल आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। खबर बाड़मेर से। विश्व की साइकिल यात्रा पर निकले शेख वासिफ मोहम्मद बाड़मेर में भारत पाक सीमा के प्रतिबंधित क्षेत्र पर पहुंच गया। यहां रामसर पुलिस ने गागरिया में उसे पकड़ा और थाने ले गई। पूछताछ में उसने बताया कि वो अमन के पैगाम को लेकर विश्व में साइकिल यात्रा पर निकला है। शुरुआती पूछताछ में शेख ने बताया वो अरब के मक्का तक का सफर तय करेगा और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक होते हुए सऊदी अरब जाएगा। बड़ी बात यह है कि वो गूगल की मदद से ये सफर तय कर रहा है। बता दें वो बाड़मेर के मुनाबाव के रास्ते पाकिस्तान में प्रवेश करने जा रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। फिलहाल शेख से BSF, सुरक्षा एजेंसी और पुलिस संयुक्त पूछताछ कर रही है।
मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL ने शुक्रवार को बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के नतीजे घोषित किए हैं। चौथी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 22.5% बढ़कर 16,203 करोड़ रुपए पर रहा। पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 13,227 करोड़ रुपए रहा था। वित्त वर्ष 2021-2022 की तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 18,549 करोड़ रुपए रहा था। बता दें, वित्त वर्ष 2021-2022 की चौथी तिमाही में कंपनी की आय 2.07 लाख करोड़ रुपए रही, जबकि इसी वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में ये 1.85 लाख करोड़ रुपए रही थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी रिलायंस जियो इन्फोकॉम का शुद्ध लाभ मार्च 2022 को समाप्त चौथी तिमाही में करीब 24% बढ़कर 4,173 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में यह बात कही। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 3,360 करोड़ रुपए था। और अब देखते हैं टॉप 10 क्राइम।